कोई पॉइंट जो आप मिस कर रहे हो, जो आपकी तैयारी में मिसिंग एलिमेंट है, उसको आप नोट करते हुए चले। लेकिन मैं अपनी तैयारी इस तरीके से करूंगा कि प्रैक्टिस करने में मुझे गैप नजर ना आए। एंड दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू विन एनी हाउ। डू व्हाट मेक्स यू फियरफुल। हम लोग यूजुअली बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ते हैं और सिर्फ बोर्ड ही पढ़ते रह जाते हैं। ड्रॉपर स्टूडेंट, हमला कर डालो सिलेबस के ऊपर। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनका नीट 2026 का एग्जाम आने वाला है और बहुत कम वक्त उनके पास बचा हुआ है, इससे जरूरी बात मैं आज आपको एज अ मेंटोर बता ही नहीं सकता। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, एज वेल एज जो कि ड्रॉपर्स हैं, जिनका नीट 2026 का एग्जाम आने वाला है और बहुत कम वक्त उनके पास बचा हुआ है। एंड वो अभी भी कंफ्यूज है कि सर हमें किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को टाइम देना चाहिए, कितने हमें टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप अपने नोट पैड पे नोट कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास नोट करने के लिए कोई ना कोई रफ चीज आसपास जरूर हो। कोई पॉइंट जो आप मिस कर रहे हो, जो आपकी तैयारी में मिसिंग एलिमेंट है, उसको आप नोट करते हुए चले। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में, यानी वो स्टूडेंट्स जिनका सबसे पहले बोर्ड एग्जाम है। तो अगर मैं बात करूं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में, तो इनकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सर हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी 12th क्लास का सिलेबस। जाहिर सी बात है, 12th का सिलेबस अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। आपको जस्ट इस सिलेबस को रिवाइज करना होगा, करेक्ट। तो अब आप क्या करें, सर हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है ये हम इस तरीके से पढ़ें कि हमारी नीट की कवरेज हो जाए। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ते हैं और सिर्फ बोर्ड ही पढ़ते रह जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप नीट की कवरेज कर लेते हैं तो बोर्ड का सिलेबस तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, उसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नीट जो है चीजों को थोड़ा गहराई में लेकर के जाता है। नीट जो है आपको वर्टिकली कॉन्सेप्ट सिखाता है, आपको डेप्थ तक पहुंचाता है। तो अगर आप नीट की कवरेज करते हैं तो 12th क्लास का जो सिलेबस है, बोर्ड का जो सिलेबस है, वो तो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो ही जाएगा। इसमें तो आपको कुछ और एडिशनली करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, लेट्स से आप लोग 12th की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, राइट। एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर्स देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज कर रहे हैं। इसके अलावा आप जो है बोर्ड के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। अब आपको यहां क्या करना है, आपको यहां पर एक दो रिवीजन्स और ले लेने हैं। नीट की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। इन्हीं चीजों को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करिए। इन्हीं चीजों में आप नीट के पीवाईक्यू ऐड करिए। और नीट के पीवाईक्यू कितने साल के ऐड करें गुरुजी हम, आप 2013 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यू ऐड कर दीजिए। आपको 15 पेपर्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ साल ऐसी थी जहां पर मल्टीपल टाइम नीट का एग्जाम हुआ था। इसके अलावा मेरे दोस्त, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई भी एक बुक ले लीजिए आपके पसंद की। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच ले लीजिए या फिर कोई भी और बुक ले लीजिए जो आपके पास है, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास अगर मॉड्यूल हैं तो मॉड्यूल से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, करेक्ट। सो अल्टीमेटली आपने अब क्या कर दिया, आपने अब अपनी बोर्ड की तैयारी को क्या बना दिया, नीट की तैयारी बना दिया। समझ लीजिए आपने बोर्ड के लिए पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा तो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर देख लिया, बैच का लेक्चर देखने के बाद डीपीपी लगा ली, बोर्ड के पीवाईक्यू लगा लिए। अब सेम कंटेंट पढ़ के उसी को रिवाइज करके आप नीट के भी तो पीवाईक्यू बना पाएंगे, आप नीट की भी तो ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर पाएंगे। यानी हर चैप्टर में आपको 5-10%, 20% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं और ये पूरी तैयारी आपकी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। अब समझ लीजिए मार्च के मिड में आपके अधिकतर पेपर खत्म हो गए। समझ लीजिए मार्च के मिड में आपके अधिकतर पेपर खत्म हो गए। तो अब आप क्या करें, अब आपके पास मार्च के 15 दिन रहेंगे और अप्रैल के आपके पास लगभग 30 दिन रहेंगे। अब इन 45 दिनों में आप क्या करें, सुबह एक टाइम टेबल बना लें कि सुबह 3 घंटा जो है मैं सिर्फ और सिर्फ 12th का रिवीजन करूंगा, 12th का रिवीजन करूंगी, करेक्ट। और बचा हुआ जितना भी टाइम है, जितना भी मैं पढ़ता हूं, 8 घंटा 9 घंटा जितना भी मेरा टाइम बचता है, इसमें मैं 11th क्लास को कोर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और इसको रिवाइज करूंगा। क्योंकि ड्यूरिंग माय बोर्ड एग्जामिनेशन मेरा अभी जो है पूरा का पूरा फोकस 12th क्लास के सिलेबस पे था, तो 11th मेरे दिमाग से निकल चुका होगा, इसकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि 11th के कंसेप्ट मेरे हल्के से वीक हो गए हों, उसकी प्रैक्टिस जो है मेरी थोड़ी सी छूट गई हो। लेकिन मैं अपनी तैयारी इस तरीके से करूंगा कि प्रैक्टिस करने में मुझे गैप नजर ना आए।
मैं ऑलरेडी दिन के 50-60-100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो जब मैं 11th क्लास के क्वेश्चन भी उठा करके सॉल्व करने बैठूंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। बस मैंने एक नया चैप्टर उठा लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से स्क्रैच से पढ़ लिया है, मैंने उसके फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए हैं, एंड अब आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर। सिर्फ ये एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। तो आप अभी क्या करिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करिए, अपना कोर फोकस लगा दीजिए 12th क्लास के ऊपर। लेकिन मेरे बंधु, मेरे भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी, आप इसको बोर्ड पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए। आप अपने 12th क्लास की तैयारी नीट पर्सपेक्टिव से ही करिए। आपको यह सोचना ही नहीं है कि दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, आपको यही सोचना है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। आप बस नीट में 12th क्लास का सिलेबस पहले कर रहे हो, 11th क्लास का सिलेबस बाद में करोगे, उसका रिवीजन आप करोगे। बिकॉज जितने भी टॉपर आपको देखने को मिलते हैं, नीट के जितने भी टॉपर आपको देखने को मिलते हैं, उन सबकी स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट यही होती है। और जितने भी टॉपर्स होते हैं, टॉप रैंक में जो बच्चे आते हैं, दे आर फ्रॉम 12th क्लास ओनली। वो सीधा सीधा बोर्ड में अपीयर होने के बाद ही नीट को फोड़ डालते हैं, क्योंकि वो 11th पे ग्रिप कभी लूज नहीं करते। तो अभी भी आप बीच बीच में कभी आपको संडे वनडे का टाइम मिले, अभी भी यू गॉट ऑल द टाइम। अभी भी आपके पास दिसंबर पूरी पड़ी हुई है, जनवरी पड़ी हुई है, फरवरी पूरी पड़ी हुई है। तो इन 3 महीनों में अगर आप चाहें, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, अगर इनमें आप चाहें इन 3 महीनों में, तो आप अपना संडे जो है अभी भी 11th क्लास के लिए डिवोट कर सकते हैं। जब आपके बोर्ड एग्जाम आ जाए करीब, उस टाइम पे आप पूरा 12th पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए, यहां पर आपके पास 4 संडे पड़े हुए हैं, यहां पे आपके पास 4 संडे पड़े हुए हैं, यहां पे आपके पास 4 संडे पड़े हुए हैं, +1 एक ना एक संडे यहां पर आ ही जाएगा किसी ना किसी महीने। तो आपके पास अभी भी मोटा मोटा 13, 14, 15 दिन का टाइम है, जहां पर आप 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को इजीली ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स को एटलीस्ट आप कवर कर सकते हैं। फिजिक्स में आपने टारगेट बना लिया कि भाई जब मैं संडे को बैठूंगा, हर संडे में 4 घंटा फिजिक्स को दूंगा, तो आपकी मैकेनिक्स पूरी हो जाएगी। अगर केमिस्ट्री में मैं सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी कर लूं 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले पहले, तो भी आपका काम हो जाएगा। बायोलॉजी में अगर मैं बॉटनी जूलॉजी में 4-4 चैप्टर भी कोई पकड़ के पूरे करता हूं, तो भी मेरा ठीक ठाक काम हो जाएगा। जब मैं बोर्ड एग्जाम के बाद दोबारा 11th पे हमला करूंगा, तो मेरे को एक एज मिलेगी। मेरे को कुछ चैप्टर सिर्फ रिवाइज करने पड़ेंगे, और 11th के बचे हुए चैप्टर जो है अच्छे तरीके से मैं पूरे कर पाऊंगा। दिस टाइम बाइफर्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी जो स्टूडेंट ड्रॉपर हैं, भैया शस्त्र जो है हाथों में ले लीजिए, एकदम पहना लीजिए शस्त्रों को, जिससे कि आपका निशाना बिल्कुल भी चूके ना, है ना। सीधा जो है ड्रॉपर स्टूडेंट हमला कर डालो सिलेबस के ऊपर। कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए आने वाले टाइम में। इस शब्द को तो आज के बाद कोई बोल भी ना दे अपने मुंह से। बैकलॉग जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल में हम जाते थे, है ना, 2 दिन बीमार हो गए, 2 दिन की छुट्टी कर ली थी, किसी दोस्त की कॉपी ली और सारा का सारा काम लिख डाला 1 घंटे में बैठ करके, तो कोई बैकलॉग नहीं रहता था। हम उसे कभी बैकलॉग बोलते ही नहीं थे। ये बैकलॉग नाम की बीमारी अभी बहुत ताजा ताजा मार्केट में आई है। पिछले 3-4-5 सालों से ही मैंने भी ये शब्द सुनना स्टार्ट किया है। अदरवाइज उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि बैकलॉग क्या है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मतलब शायद मानना चाहिए आपको, मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, मुझे स्टूडेंट्स के थ्रू ही पता लगा था कि बैकलॉग नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है आज के दिन में, कि मेरा बहुत पीछे का छूट गया, उसे मैं बैकलॉग बोल रहा हूं। अदरवाइज आप अगर बहुत क्यूरियस हो, अदरवाइज बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को देखना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो, तो बैकलॉग जैसी चीज एग्जिस्ट करेगी नहीं आपके लिए। अभी लाइफ में जो गलतियां हो गई हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, है ना, इंसान गलतियों का पुतला है। अभी जो बैकलॉग हैं, अब अपनी तैयारी इस तरीके से करिए। अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रैच से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है एकदम ही लिविंग वर्ल्ड लेके बैठ जाओ। अगर आप किसी टीचर के साथ साथ चलना चाहते हैं, तो अभी पीडब्ल्यू बार बार बैचेस लॉन्च करता ही रहता है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मिस हो जाता है कंटेंट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशल एम्फसाइज करके बैचेस लाते रहते हैं, कि हर बच्चा कभी ना कभी 0 से स्टार्ट कर सके। जैसे यकीन 3.0 भी आता है, 4.0 भी आता है, 5.0 भी आता है, 6.0 भी आता है। जैसे अभी 6.0 लॉन्च हुआ है, तो जिन बच्चों को लगता है भाई मुझे तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना है एकदम, मैं तो एकदम टीचर्स के साथ ही चलना चाहता हूं, जो टॉपिक्स मुझे आते हैं वो तो मैं खुद से कर लूंगा, बाकी मैं टीचर्स के साथ पढ़ना चाहता हूं, तो 6.0 जो है इसके साथ आप जुड़ जाइएगा। किसी ना किसी बैच के साथ आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल ही जाएगा, राइट। अदरवाइज भी मुश्किल से 3,000-4,000 का बैच आता है, तो आप इसको आराम से ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर स्क्रैच से पढ़ाई करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई बैच है भाई, उसी को स्क्रैच से देखना स्टार्ट करो, उसी को 0 से देखना स्टार्ट करो। अगर बिल्कुल तैयारी नहीं की है, किसी कारणवश अगर तैयारी नहीं हो पाई है, समझ लो यकीन 2.0 का सब्सक्रिप्शन है, 1.0 का सब्सक्रिप्शन है, ये मत सोचो मैं बहुत पीछे छूट गया, ये सोचो कि मैं रिकॉर्डेड देखूंगा। मेरे लिए ये यकीन 6.0 का ही काम करेगा भैया, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, है ना, और मैं रिकॉर्डेड देखूंगा और मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बिकॉज इस टाइम पर एक चीज आप मानो चाहे ना मानो, मैं एक बात लिखूंगा, और ये इस पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थ्योरी जो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस इस टाइम पर। अभी जो वक्त बचा हुआ है आपके पास, इससे जरूरी बात मैं आज आपको एज अ मेंटोर बता ही नहीं सकता। इस प्रैक्टिस में सब आ गया। इस प्रैक्टिस में क्या क्या आ गया? इस प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज भी आ गए, इस प्रैक्टिस में टेस्ट भी आ गए,
इसमें आपकी डीपीपीज भी आ गई, इसमें आपके सेशनल टेस्ट भी आ गए जो कि आपके छोटे छोटे होते हैं ना बीच में, बैचेस के बीच में, तो इसमें आपके सेशनल्स भी आ गए। ये सारी चीजें जो हैं आपको जो काबिल बनाएंगी भैया कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें अब आपको करनी होगी रिसोर्स कंसोलिडेशन। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ने लग गए और कितना भी पढ़ने लग गए, नहीं, देयर शुड बी एन आइडियल प्लान, राइट। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी किताब उठा लूं, इतनी मोटी किताब उठा ली मैंने बायोलॉजी की। भाई जब पेपर एनसीईआरटी से आएगा और लेट से मेरे भाई 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर भी आते हैं, मैं कह रहा हूं कि चलो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, तो क्या मेरे भाई बचे हुए जो आपके 88 क्वेश्चन है ये आप सही कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो एमबीबीएस सीट आपके हाथ में है ना। तो वाई टू सॉल्व ऑल 90 क्वेश्चंस? कौन कह रहा है कि भैया 90 में से 90 क्वेश्चन सही करके आओ? कौन कह रहा है कि 45 में से 45 बॉटनी में सही कर दो, 45 में से 45 जूलॉजी में सही कर दो? कोई कह ही नहीं रहा है। अगर आपके 360 में से 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 350 नंबर आ गए, तो भी तो ये एक फैंटास्टिक स्कोर है ना भाई। इतने भी तो नहीं आ रहे हैं किसी के। तो अगर आप इतना भी स्कोर कर लेते हो बाय रीडिंग एनसीईआरटी ओनली, बाय रीडिंग इट मल्टीपल टाइम्स, बाय रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम्स, बाय प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो भी तो आपका काम हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है। तो अगर आप सिर्फ इन 10 नंबर के लिए, जो यहां पे -10 पे चल रहे हो आप, 360 में से 10 नंबर कट रहे हैं आपके, अगर इन 10 नंबर के लिए आप अपनी बुक की लेंथ डबल कर देते हो तो बेवकूफी हुई है बहुत बड़ी। समझ लो भाई, एक किताब को पढ़ने में आपको 100 घंटा लगता है, जस्ट फॉर रेफरेंस। 100 घंटा पढ़ के आपके 350 नंबर आए। दूसरी मोटी किताब पढ़ के आपको 200 घंटे लग रहे हैं और इसमें 360 नंबर आ गए आपके। तो डबल मेहनत करके कितने 10 नंबर बढ़ाए, 10 नंबर बढ़ाए बस। परसेंटेज भी नहीं भाई, 10 नंबर है ये तो, है ना, 10 नंबर है, कुछ भी नहीं बढ़ाया, 3% नंबर बढ़ाए आपने। लेकिन वहीं अगर आप यहां पे 2 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 100 घंटे के अंदर, कुछ कुछ करके रिवाइज कर लिया, अगर आप यहां पर 2 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इससे डबल मेहनत करके आप केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म देखते हैं एनसीईआरटी में जाकर के, तो भी आप 200 घंटे मेहनत करते, लेकिन आउटकम बहुत बड़ा आता। यहां आप केमिस्ट्री में 100 नंबर ज्यादा जुगाड़ पाते इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ के, तो 350 का 450 हो जाता। भाई मेहनत तो दोनों केसेस में बराबर ही करी ना, मेहनत तो दोनों केसेस में 200 घंटे ही करी है, सिर्फ मैं एक एस्टिमेशन बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि 100 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ दोगे, आई एम जस्ट डूइंग अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि जितनी मेहनत आप यहां पर कर रहे थे, अगर आप यहां पर x मेहनत कर रहे थे और 2x मेहनत करके एक तरफ तो सिर्फ 10 नंबर बढ़ रहे हैं, एक तरफ 100 नंबर बढ़ रहे हैं, 150 नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये वाले रास्ते पे जाओ ना मेरे भाई। क्योंकि अभी आपके पास इतना कम वक्त बचा हुआ है, आपके पास सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, लगभग 150 दिन के आसपास है। अभी तो आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू, that can give you a good government medical college is your clear planning and clear execution। ये 2 चीजें हैं, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं। क्लियर प्लानिंग कि गुरुजी करना क्या है, क्लियर एग्जीक्यूशन गुरुजी कर दूंगा, मैं कर डालूंगा, दिस इज द गेम। प्लानिंग तो सभी बनाएंगे। अभी मैं नीचे जस्ट इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल के देखूंगा, सब बहुत जोश में होंगे, यस सर, यस विपू भैया, हम लोग कर डालेंगे, हम लोग फाड़ डालेंगे, चीर डालेंगे इस पेपर को, एकदम फील्डिंग सेट कर देंगे पेपर की। सब लोग यही लिखेंगे। कितने लोग कर पाएंगे? ओनली 1%, 2%, 5%। प्लीज मेक श्योर दैट यू बी अ पार्ट ऑफ दैट 5% स्टूडेंट्स पूल, जिनका हट 150 दिनों तक बना रहे आगे, जो अगले 150 दिनों तक अपने संयम को बरकरार रख पाए, डेली बेसिस पे काम कर पाए, चाहते हुए भी काम करें, ना चाहते हुए भी काम करें, डिसिप्लिन बिल्ड करते हुए काम करें और अपने आप को टाइम के साथ बेहतर बनाते रहें। अगर आज हम 5 घंटे से शुरू कर रहे हैं तो जाते जाते हम लोग 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक पहुंच जाए टिल आवर नीट एग्जामिनेशन, एंड दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू विन एनी हाउ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं झूठा वादा नहीं कर रहा, झूठा दावा नहीं कर रहा कि यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली की सीट मिल जाएगी, नहीं मिलेगी अगर आपने अभी तक बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो। लेकिन अगले 5 महीने में यू कैन इजीली लैंड इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ, और आपको वही चाहिए। तो इत्मीनान से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज, एक ही चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही चैप्टर को अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ना है। आपको लग रहा है कि एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक आधा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और आपको लगा कि किताब में नहीं दे रखा था, उसे सप्लीमेंट कर लीजिए अपने नोट्स में, दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन टेक्निक। समझ लीजिए एक पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन मिला जो कि एनसीईआरटी के बाहर का था, किताब में नहीं था, तो आपकी गलती नहीं है अभी। अब उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर ही कि ये सवाल पूछा जाएगा तो इसका आंसर ये होना चाहिए। उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, आजकल जितनी भी पीवाईक्यू बुक्स आती हैं सब में एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको भी नोट कर लीजिए, उसको भी सप्लीमेंट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया जिसमें 4 ऑप्शन थे, आपको आंसर तो पता है लेकिन आपको हर ऑप्शन का मतलब नहीं पता था, आपने एलिमिनेट करके आंसर तो निकाल लिया,
लेकिन आपको मतलब नहीं पता था कुछ टर्म्स का, उन टर्म्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा हुआ है नीट में। उन टर्म्स को भी ढूंढिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, या फिर जो आपकी पीवाईक्यू बुक्स है उनके पीछे जाकर के देख लीजिए कि उन टर्म्स का क्या मतलब है, और उन्हें भी समझने की कोशिश करिए। दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन। इस तरीके से फूल प्रूफ तैयारी होती है। कोई ऐसा शब्द जो आपके रास्ते में आ रहा है, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपके रास्ते में आ रहा है जो आपको ठीक से नहीं चमका, तो उस शब्द को समझ लेना है, उस कंसेप्ट को जान लेना है, जिससे आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाए कि पीछे का मेरा कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, अपने दिमाग में कोई वॉइड ना रह जाए। तो आपको भी मजा आने लगेगा वक्त के साथ, और ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी 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 गुड स्कोर फॉर योरसेल्फ। सो कोशिश करें कि पेपर लास्ट टाइम जैसा आया था, अगर वैसा पेपर आता है, हार्ड पेपर आता है, तो आप लगभग लगभग 580-600 नंबर का टारगेट बनाएं। और अगर आसान आता है, जैसे अभी नीट 2024 का पेपर आया था, तो आप 670-80 का भी टारगेट बना सकते हैं। 650 इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सेफ स्कोर। तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बस आप पेपर को भांपना सीख जाइए कि पेपर हार्ड है कि आसान है। घबराना नहीं है पेपर में बैठ करके। और वो चीज कैसे आएगी? वो चीज तब आएगी जब आप अलग अलग वैरायटी के टेस्ट दे रहे होंगे, तो इनको भी अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो कुछ टेस्ट तो आपको सेंटर पे जाके देने हैं बिफोर गोइंग इन द एग्जामिनेशन, रियल एग्जामिनेशन। कुछ टेस्ट आपको सेंटर पे जाके देने ही देने, यानी ऑफलाइन। चाहे 5 टेस्ट दो, 4 टेस्ट दो, 1 टेस्ट दो, 2 टेस्ट दो, कुछ टेस्ट आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाके देने ही देने हैं। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। अलग अलग जगह फ्री टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी है, एक बार चाहे फ्री टेस्ट दे दो, लेकिन देना जरूर। और मैं रेकमेंड करूंगा कोई पेड टेस्ट सीरीज का ही टेस्ट दिया जाए, जिससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता लग सके। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो आप। कम से कम मैं रेकमेंड करूंगा 3 से 4 5 टेस्ट तो आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके दे ही दे। आपका एक एटमॉस्फेयर जो है उसका आपको आइडिया लग जाता है। बहुत सारी मिसहैप्स हो जाते हैं कई बार ऑफलाइन सेंटर्स पे, कई बार छोटी मोटी चुटुर पुटुर गड़बड़ियां हो जाती हैं जो आप नहीं सेंस कर पाते उस टाइम पे। पहली बार सेंटर पे जाओगे, गड़बड़ा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट जरूर देने, और ऑनलाइन भी टेस्ट दो। मान के चलो कम से कम आने वाले टाइम में 30 टेस्ट तो आप दे ही, कम से कम 30 टेस्ट दें, यानी हर 5वें दिन में आपका एक टेस्ट हो रहा हो। और इसका नंबर बढ़ा भी सकते हो, इसका नंबर आप 50 भी कर सकते हो कि हर तीसरे दिन आप एक टेस्ट दे रहे हो। खुद से ही कंडक्ट करा लो अपना टेस्ट। ऑफलाइन भी कई सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, बुकलेट के फॉर्मेट में आती हैं। एक बुकलेट उठाओ, दिन में टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 3 घंटे का एक टेस्ट दिन में बनाओ ही बनाओ। दैट शुड बी योर आइडियल स्ट्रेटेजी। टेस्ट आपको जो सिखाता है वो आपको थ्योरी नहीं सिखा पाएगी। थ्योरी पढ़ते रहो, इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी वैलिडेशन के लिए कि क्या मैंने सही पढ़ा है, क्या मैं क्वेश्चन बना पा रहा हूं, उसके लिए टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इनको जो है आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। तो 12th के बच्चों के लिए सिंपल सी सलाह, अगर मैं इस सेशन को कंसोलिडेट कर दूं, तो फिलहाल 12th पे अपना फोकस रखिए। जब तक बोर्ड के एग्जामिनेशन ना जाए, सैटरडे संडे जो है आप डिवोट कर सकते हैं 11th क्लास को, बाकी 5 दिन आप 12th क्लास को देते रहिए। जब 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम आ जाए, तो 12th को नीट के लेवल पे ले जाकर के प्रिपेयर करके रख दीजिए कि आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़े बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद 12th क्लास के सिलेबस को, और 11th क्लास पे पूरा का पूरा फोकस फिर डाल दीजिए। तो 25-75 आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। 25% टाइम आप दे रहे हैं 12th क्लास के सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, जो कि आपने बोर्ड में पढ़ लिया था एक बार, एंड बचा हुआ 75% टाइम आप दे रहे हैं आपके 11th क्लास के सिलेबस को। और ड्रॉपर स्टूडेंट जो है वो अभी से काम पे लग जाइए। इनका प्राइम फोकस होना चाहिए द प्रैक्टिस, डीपीपी, इसके अलावा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, जितनी चीजें कर सकते हो सारी चीजें करो। अच्छे तरीके से अपने डर को खत्म कर दो। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का डर है, क्वेश्चन सॉल्व करो। टेस्ट देने का डर है, टेस्ट दो। अपने हर डर के पीछे काम करो। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। डू व्हाट मेक्स यू फियरफुल। एक बार अपने डर का सामना करो। अभी हमारे पास 150 दिन है, आपकी हैबिट बनने में 20, 22, 25 दिन लग जाएंगे। उसके बाद 4 महीने आप इत्मीनान से अगर काम करोगे, यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। तो आपके विपू भैया आपके साथ है, पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं अपनी हर वीडियो के कमेंट्स पर्सनल लेवल पे पढ़ता हूं और स्टूडेंट्स को रिप्लाई भी करता हूं। तो जो भी आपको मेरी भी मदद चाहिए, टीम की मदद चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एंड किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे नीचे बता दीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया, मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।